आवाज आ रही है मुस्कान? मुस्कान, ये हड्डी वाला फोटो लगाए हुए है जी, कंकाल वाला। कौन मुस्कान है? जरा थोड़ा सा कैमरा ऑन करो तो। मुस्कान, कैमरा ऑन करो। ऑन करके फोन उठा। मुस्कान, जल्दी से ऑन करो, समय पर बात नहीं करो। मुस्कान, लेट कर रही है। अच्छा तुम है, ठीक है, अब बंद कर लो। ये हड्डी वाला फोटो लगा के रखी है, हाँ? कंकाल। चलिए शुरू करते हैं। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करे। क्रांतिकारी जो भी थे, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि फ्रांस के समाज का यह भाग्य और लक्ष्य है कि वह दूसरे यूरोपियन कंट्रियों को आजाद करे। यानी पहले हमने आजादी की शुरुआत की, हमारी देखा देखी दूसरे लोग करेंगे। एक आदमी है, इंसान है, उसका नाम है ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, यही पढ़ने को मिलेगा। ड्यूक मैटरनिक ने यह कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है। इस बात को कहने से उसका तात्पर्य क्या था, मतलब क्या था? ये बात इसलिए उसने कही थी क्योंकि फ्रांस में जो भी घटनाएं घटती थी उसका असर पूरे यूरोप पर देखा जाता था। फ्रांस में घटित हर एक घटना का असर किस पर होता था? बाकी यूरोपियन कंट्रीज पर होता था। इसीलिए ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है। सर्दी इसलिए बोला क्योंकि जुकाम सर्दी तो वायरल है, एक खांसेगा छींकेगा दूसरे को हो जाएगा, इसलिए बोला था। चलिए, दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जब फ्रांस की घटना का जिक्र बाहर हुआ या ये घटना बाहर तक फैलने लगी तो जो छात्र थे या शिक्षित मध्य वर्ग लोग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना करना शुरू कर दी। ठीक है, उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुसे। यानी फ्रांस की जो सेना थी दूसरे यूरोपियन कंट्री को आजाद कराने के लिए हर राष्ट्र का रास्ता तय कर रही थी, और वहां तक जाने में इनकी मदद कौन कर रहे थे? छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के लोग, क्योंकि उन्होंने वहां पर क्रांति की शुरुआत कर दी। कहता है कि क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने। क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया तो जो फ्रेंच की सेना थी वो राष्ट्रवादी विचार को विदेशों तक ले जाना शुरू कर दिया।
देख ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक और बात करना। कहता है कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। क्या बताएं? फ्रांस में प्रजा राजतांत्रिक से प्रजातांत्रिक हुआ, फिर प्रजातांत्रिक से नेपोलियन बोनापार्ट आके राजतांत्रिक का शासन लागू कर दिया। जब आया नेपोलियन तो उसने वो सारे बदलाव किए जो ऑलरेडी पहले से हो चुका, मतलब हम बदलाव कर चुके हैं, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आके वही चीज लागू कर रहा है। कुछ नया ज्यादा नहीं किया था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में। कहता है कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। एक काम नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत बेहतर किया था, प्रशासनिक व्यवस्था में क्रांतिकारी सिद्धांत को लाया। उसको लगता था कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था में क्रांतिकारी सिद्धांत को अगर लाया जाएगा तो जो पूरी व्यवस्था है वो काफी क्या हो जाएगी, कुशल हो जाएगी, ठीक है, तर्क संगत हो जाएगी, यानी बेहतर तरीके से जो प्रशासन है वो काम कर सके अगर क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश हम प्रशासन में करते हैं तब। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम पर आमतौर पर हम जानते हैं, ये सवाल 1 नंबर का आ सकता है कि 1804 की जो नेपोलियन संहिता है उसको और किस नाम से जानते हैं, या 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जानते हैं, या नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता कब लागू किया गया था, है ना। ये सवाल उलट पुलट के आपसे जैसे भी हो 1 नंबर का पूछ सकता है। देखिए नेपोलियन ने कौन कौन बदलाव लाए, अब नेपोलियन के बदलाव को हम समझते हैं। सबसे पहला, जन्म आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिया, राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना, ये व्यवस्था खत्म हो गई, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कहता है कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी, कानून की नजर में सब व्यक्ति समान होगा, चाहे अमीर गरीब जाति धर्म कोई भी हो, सब एक समान हो। दूसरी चीज लाया इसे। तीसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया इसने, मतलब आपकी संपत्ति पर कोई दूसरा हक नहीं जमा सकता, चाहे वो राजा हो, पादरी हो, चाहे बिशप हो, स्कॉट हो, कोई भी हो, कोई आपकी संपत्ति पर हक नहीं जता सकता है। आपकी संपत्ति को सुरक्षित बनाया नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के क्षेत्र में अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया, यानी ये जो 3 चीजें बताएं ये नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता के अंतर्गत लागू की गई थी, है ना, और उन क्षेत्रों में लागू की गई थी जो क्षेत्र नेपोलियन बोनापार्ट के अंतर्गत आता था, यानी जिस पर कब्जा किया था, फ्रांस के जितने क्षेत्र पर कब्जा किया था नेपोलियन बोनापार्ट, वहां पर ये नियम कानून वो लागू कर दिया। कहता है कि डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, ठीक है, किसान को भू दासत्व और जमींदारी शुल्क से, 1 मिनट, देखिए जागीरदारी भूदासत्व से मुक्ति, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया, ठीक है, किसान, हाँ पहले इसको समझ, सबसे पहले जो सामंत होते जमींदार, जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया। उसके बाद क्या किया गया, भूदासत्व, मतलब जो गुलाम होते थे, जो गुलामी का जीवन जीते थे किसान, वो सब व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, शहरों में कारीगर का जो श्रेणी, मतलब शहरों में जो कारीगरों पर नियंत्रण होता था, है ना, फैक्ट्रीज में उस नियंत्रण को हटाया गया, यानी ये संघ वगैरह बना सकते थे, अपने संगठन का निर्माण कर सकते थे। इस तरह का कानून लागू किया नेपोलियन बोनापार्ट। नया नया चीज, जैसे देखते हो हम कोई भी नया चीज करते हैं, एक फोन ही मान लो ना, एक फोन खरीदते हैं तो पूरा दिन रात उसको चलाते हैं, पहला दिन तो पूरा चलाते हैं, यानी नई नई जो चीजें आती है ना जीवन में, वो जीवन को बहुत प्रभावित करती है। शुरुआत में चीजें अच्छी लगती है, बहुत अच्छा चीज है, कुछ भी हम खरीदते हैं ना वो एकदम अच्छा लगता है, कुछ भी खरीदते हैं, छोटी सी चीज हो या बड़ी चीज हो, शुरुआत में अच्छी लगती है, धीरे धीरे पुरानी होती है तो बात खत्म हो जाती है। नया नया नेपोलियन बोनापार्ट लागू किया शासन,
बहुत बढ़िया लगा सबको, सबको खूब खुशी हुई कि ऐसा शासक तो कभी आया ही नहीं, राजा पहले भी था लेकिन ये भी राजा ही है, बहुत बढ़िया राजा है। किसान, कारीगर, मजदूर और उद्योगपति को नई नई आजादी मिली, क्योंकि सबको मिला आजादी, सबको सबके हितों के लिए काम किया। उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे थे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाम और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाकों में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत हुई, जो हम कल बताए। कई मुद्राएं, कई टैक्स, कई मेजरमेंट, उस सबसे आजादी मिल जाएगी। ये तो ऑलरेडी पहले हुआ भी था, जो हम ऑलरेडी पहले भी बताया कि नेपोलियन से पहले ये चेंजेस आ चुके थे। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया, कोई इसको अच्छा कह रहा था, कोई इसको बुरा कह रहा था, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, चल रहा है तो चलने दो। कहता है कि शुरुआत में अनेक जगह जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वर्साय में फ्रांसीसी सेना को स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया। जब नया नया आया तो दूसरे को लगा, वहां के राष्ट्र के लोगों को लगा, हॉलैंड वगैरह के लोगों को, हॉलैंड था, सॉरी हॉलैंड बोल रहे हैं, हाँ हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ब्रुसेल्स है, मेंज, मिलान, वर्साय है, इसको लगा वाह, तो स्वतंत्रता देने वाली सरकार है, हर चीज को आजाद कर रही है, हमें छूट दे रही है ना। कहता है कि मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। नया चीज तो 9 दिन, अब बाकी तो समझ ही रहे हो। शुरू में बड़ी बढ़िया लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट है आदमी, एक नंबर आदमी है भाई, सबके हितों का ख्याल रख रहा है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबका हित का ख्याल रख रहा है ना। शुरू में अच्छा लगा, बाद में दुश्मनी में यही हाल बदल गया, लड़ाई होने लगा, नेपोलियन बोनापार्ट के सब खिलाफ चल गया। जब यह साफ होने लगा, कब यह दुश्मनी में बदला, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं, ये जो है भले ही कुछ छूट प्रदान कर रही है लेकिन राजनीतिक रूप से लोगों को बंधक बना के रखे, राजनीतिक रूप से किसी को आजादी मिलने वाली नहीं है। जब ये साफ हो गया तो लोग इससे दुश्मनी करने लगे। बढ़े हुए क्या था दुश्मनी का कारण, टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दिया, है ना, फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती कर दिया, चलो जी फ्रेंच सेना में भर्ती करो ताकि हम और ज्यादा जीत सके, ठीक है। तब ये 3 काम किया, टैक्स बढ़ाया, उसके बाद सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप समझते ही है, बिना अनुमति के कुछ नहीं, बोल भी नहीं सकते हो, बिना अनुमति के बोल भी नहीं सकते हो, पेपर में छाप देगा तो समझ लो सर कलम कर देंगे, है ना। तो इतना अत्याचार किया, तभी दुश्मनी में शीघ्र इसका क्या था, बदल गया। यानी कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में अच्छा लगा, अब बाद में यही दुश्मनी में बदल गया। जब धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा तो यही जो चीज था वो किसमें बदल गया, दुश्मनी में बदल गया, ठीक है। आज थोड़ा कम पढ़ा पाएंगे, बबलू सर आ गए, ज्यादा वेट उनको नहीं करवाएंगे, थोड़ा एक रजिस्ट्रेशन था वही कर रहे थे, आज रहने दीजिए, कल से पोर्शन 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें अभी तक किसी का कोई वो ऑब्जेक्टिव बोले नहीं आ पाया, अब आज लास्ट बोल रहे हैं, आज को नहीं बोलेंगे, आप लोग दीजिएगा दीजिएगा, नहीं दीजिएगा मत दीजिएगा, आज लास्ट बोल रहे हैं, जिनको देना है सबमिट करना आज कर दीजिए, नहीं तो फिर कल से हम बोलेंगे ही नहीं।